हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? तो यार आईबीपीएस का रिवाइज्ड कैलेंडर निकल चुका है, जिसके हिसाब से इस साल का पहला एग्जाम आईबीपीएस पीओ होने वाला है। और उसके लिए ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि हार्डली 60 डेज के आसपास बचा है। अगस्त 14 या अगस्त के मिड में शायद प्री शेड्यूल्ड है। तो आज मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो प्रैक्टिकल एकदम स्ट्रैटेजी होगा, तो लास्ट तक देखना यार बिना स्किप किए। और इसमें मैं बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें और जो आप मतलब कर सकते हो 2 महीने में, वैसे ही चीज़ें बताया हूँ, जिससे आपका एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला तो ये है कि क्यों आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम देना है और क्यों ये चाहिए। तो सबसे पहला तो मतलब एक अच्छा जॉब है, रेपुटेड पीएसयू जॉब है। चलो गवर्नमेंट जॉब नहीं है, बहुत जन बोलते हैं बैंक की जॉब गवर्नमेंट जॉब नहीं है, तो चलो मैं पीएसयू के अंडर में ही लेता हूँ। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एक रेपुटेड जॉब है, अच्छी सैलरी है। आपको पता ही है, इस सब के बारे में मुझे बताना नहीं है। आपको पता ही है, आप सैलरी देख के ही मोटिवेटेड होते हो, और अच्छा सैलरी है। और मेरे हिसाब से जो थर्ड पॉइंट है, ये जिन्होंने भी क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला हो ऐसा ना सोचे कि उन्होंने कोई आसान एग्ज़ाम निकाला, वो भी टफ है। बट मेरे हिसाब से ये आईबीपीएस पीओ उससे भी आसान है, आईबीपीएस क्लर्क से आसान है। आईबीपीएस क्लर्क ज़्यादा टफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें स्टेट लेवल का कट ऑफ जाता है। और उसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चंस छोड़ने का अपॉर्चुनिटी नहीं होता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे आरआरबी क्लर्क्स वगैरह हो गया, वहाँ पे 80 में 78 79 कट ऑफ जाती है स्टेट्स की। बट ये आईबीपीएस पीओ ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है, और यहाँ पे आप क्वेश्चंस छोड़ सकते हो। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सब कुछ करो। आप क्वेश्चंस छोड़ के भी आओगे, फिर भी आपका चांस है कि आप निकल जाओगे, कट ऑफ कम जाती है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है। और इसीलिए मैं बोलूँगा कि इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आईबीपीएस पीओ पे। और जो है फोर्थ पॉइंट, वो अब आपके पास आईबीपीएस क्लर्क का भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है और आईबीपीएस पीओ का भी एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन है। तो व्हाई नॉट कि आप अपना करियर एक ऑफिसर के हिसाब से स्टार्ट करो, रादर देन कि क्लरिकल का उससे। तो ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। और पे स्ट्रक्चर इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है क्लर्क और ऑफिसर में। तो आपके पास जब अपॉर्चुनिटी है, दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है, तो क्यों ना आप इसको एम करो, पीओ को एम करो। ठीक है। और पर्क्स ऑन फैसिलिटीज़ भी जितनी है पीओ की, वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके लिए भी ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर है कि आपको आईबीपीएस पीओ के लिए जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए एकदम हाईली एम करना चाहिए। और फर्स्ट एग्जाम ऑफ द ईयर, और व्हाई नॉट स्टार्ट इट विद अ बैंग। तो आपको इसको ट्राई करना है कि ये अगर क्रैक हो जाए, एक एग्जाम क्रैक होता है तो कंटिन्यूसली आपका सब एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस आता है, और आपका जो मोरल रहता है वो हाई रहता है, और चांसेस है कि आप लाइन बाय लाइन सब एग्जाम क्रैक करते चलो। ठीक है। तो अब बात करते हैं जो मोस्ट प्रैक्टिकल जो होगा स्ट्रैटेजी। वो पहले मैं बिगिनर्स का बात करूंगा, फिर मैं जो एक्सपीरियंस्ड है, जो मतलब रिपीटर्स हैं जो दे रहे 2-3 साल से, उनकी भी बात करूंगा। ठीक है। तो पहला तो बात करता हूँ इंग्लिश की, जो बिगिनर स्ट्रैटेजी है, जो इस साल पहली बार दे रहे हैं, या पिछले साल भी दिए, उतना नॉन सीरियस दिए, तो उनको भी बिगिनर्स नहीं मानूंगा। तो मैं बोलूंगा कि फोकस ऑन आरसी, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और वर्ड मीनिंग्स जो है, एंटोनिम सिनोनिम्स, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम जो है वो ग्रामर ओरिएंटेड उतना ज़्यादा नहीं है, रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग और बेसिक नॉलेज के बेसिस पे ही ज़्यादा डिपेंड करता है बैंकिंग का एग्ज़ाम। और जो है, मैं इसीलिए मैं सेकंड पॉइंट ये लिखा हूँ कि डोंट डीप डाइव ऑन ग्रामर टू मच। ग्रामर में उतना ज़्यादा घुसना नहीं है कि टेंस का स्ट्रक्चर याद कर रहे हैं, वर्ब फॉर्म याद कर रहे हैं बैठे बैठे, ये देख रहे वो देख रहे, उतना ज़्यादा नहीं करना है। बेसिक कुछ कुछ पढ़ लो, जैसे सेंटेंस आर्टिकल से स्टार्ट होता है, आर्टिकल के उसके बाद वॉवल रहेगा, तो एन एप्पल, ये सब कुछ कुछ बेसिक्स जानना है बस। ज़्यादा डीप वॉइस नरेशन करने बैठ गए, यहाँ पे एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, इतना ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में ग्रामर का उतना ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। मैं बोलूँगा, आप चलो आप मान लो प्री का ही एग्जाम्पल ले लो, 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से मान लो 5 एरर डिटेक्शन है, जिसमें ग्रामर का नॉलेज जरूरत होता है। एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चन में ग्रामर का नॉलेज जरूरत होता है। तो आप वो 5 क्वेश्चन छोड़ दो ना, फिर भी तो आपके पास 25 क्वेश्चन बच रहे हैं। उस 25 क्वेश्चन में मान लो आप 18-20 नंबर भी लेके आते हो आउट ऑफ 30, काफी अच्छे मार्क्स है। इसलिए मैं बोलूंगा ग्रामर को उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं देना। ऐसे नहीं बोल रहा कि टोटली छोड़ दो, बट उतना ज्यादा डीप डाइव नहीं करना, हर एक चीज को ग्रामर से उतना ज्यादा ओरिएंटेड नहीं करना है। मेजोरिटी आपको रीडिंग पे ही ध्यान देना है। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट में मैं वही लिखा हूँ कि एडिटोरियल जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको पढ़ना है, और उसके मीनिंग्स को समझना है। और थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि ये जितना आप एडिटोरियल्स पढ़ोगे, और रियल एग्जाम में जब आपका आरसी आएगा, तो आप उसको क्विकली स्कैन कर पाओगे कि कहाँ पे
आंसर है, क्या मीनिंग है, क्या सेंट्रल आइडिया है, ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, तो आपको उतना ज़्यादा जल्दी स्किमिंग का जो प्रोसेस है वो जल्दी आप स्कैनिंग पूरा कर पाओगे और आप आंसर इजीली खोज पाओगे, जल्दी खोज पाओगे। तो इसीलिए एडिटोरियल्स पढ़ना जरूरी है इस पेपर के। और जो पैराजम्बल है जो आता है पैराजम्बल, उसके लिए कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे। वो आप कोई भी नॉर्मल आप वीडियो देख लोगे ना पैराजम्बल का, कोई भी पैराजम्बल हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल फॉर बैंकिंग ऐसा लिख के आप यूट्यूब पे सर्च करना, आ जाएगा। कोई भी एक दो बेसिक वीडियो देख लेना, जैसे कनेक्टर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, एंड बिकॉज उससे स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे कुछ कुछ बेसिक रूल्स है, वो थोड़ा सा आप कर लोगे तो पैराजम्बल आपका इजी हो जाएगा। और जो फिफ्थ पॉइंट मैंने लिखा है कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट को नहीं भूलना है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी इम्पोर्टेंट है, और वो भी बाद में जाके जब मेंस आ जाता है तो फिर इसके लिए समय नहीं मिलता है, इसलिए डिस्क्रिप्टिव पार्ट को भी अभी से ही लेके चलना है। और कुछ कुछ जो हॉट टॉपिक्स है, जो बर्निंग टॉपिक्स चल रहे हैं देश में, जैसे एआई हो गया, या एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया, या वार रिलेटेड जो भी चल रहा है, टेररिज्म से रिलेटेड चल रहा है, तो इससे रिलेटेड आप कुछ कुछ नोट्स अपना साइड में बना के रखो, ताकि आप प्रॉपर ऐसे जब आए तो आप उसके उसके बारे में लिख पाओ। ठीक है, तो अभी से ही आप चाहे तो एक आराम से आप अपना पतला सा नोटबुक मेंटेन कर सकते हो और वहाँ पे ये सब लिख सकते हो टॉपिक्स कुछ भी। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि एनालिसिस करो सेक्शनल मॉक्स का, जितना भी आप दोगे इंग्लिश का, और अब देखो कि कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है। सपोज वो जो फिल इन द ब्लैंक्स होता है क्लोज टेस्ट, वो आपसे नहीं बन रहा है, तो उस क्लोज टेस्ट का वीडियो देख लो यूट्यूब पे कि क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करना है। जो टाइप का क्वेश्चन नहीं बन रहा है उस टाइप की वीडियो देख लो, सॉल्यूशन हो गया फट से। जो आपका नहीं बन रहा है वो आप वीडियो देख के सीख गए, तो नेक्स्ट बार जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आप ऑब्वियसली वो सब क्वेश्चन बनाओगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही मतलब डुएबल स्ट्रैटेजी है बिगिनर्स के लिए, इंग्लिश के लिए। अभी आप ये इजीली फॉलो कर सकते हो 2 मंथ्स में, और जब भी आप करोगे तो थोड़ा सा ट्राई करना मेंस के लेवल का भी करने का। मेंस का भी एक दो मॉक अगर आपको टाइम मिले तो आप दे दो, इंग्लिश में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मेंस का भी दे दो, साइड बाई साइड मेंस भी आपका चलता रहेगा। अब अगर बात करें क्वांट्स की, तो बिगिनर्स के लिए तो अभी पहला प्रायोरिटी आपका स्पीड मैथ्स ही होना चाहिए, जिसमें कि आपका सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, ये सब के पहले तो बेसिक ही सीखो कि लॉन्ग टर्म में कैसे बनता है, लॉन्ग प्रोसेस ही सीखोगे कैसे होता है। उसके बाद आप ट्राई करो, जब आप खुद प्रैक्टिस करने लगोगे ना, तो आप शॉर्टकट्स ये सब खोजने का ट्राई करो। और ये जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन है वो सब इंपॉर्टेंट होता है, जैसे जैसे 1/3 33%, 1/4 25%। तो ये सब क्या होता है, ये सब डीआई में, या बहुत समय होता है कि मेंस में आपका अर्थमेटिक का क्वेश्चन आएगा या मेंस में डीआई आएगा, वहां पे आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा और ये दिया रहेगा, तो वहां पे कन्वर्ट करने में इजी होता है। तो ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये कुछ कुछ ही इंपॉर्टेंट है, वो सब आप याद कर सकते हो। 3/20, 15%, ये सब कुछ कुछ था। तो ये सब आप याद करके एक चार्ट अपने सामने जहां आप पढ़ते हो वहां पे सामने एक चार्ट लगा देना कि इसका इतना है, और रोज जब भी पढ़ने बैठते हो एक बार उसको स्किम कर लेना, एक बार आप आराम से पढ़ने के पढ़ ले उसको, एक बार देख लेना कि हाँ ये भाई ये होता है, ये होता है। वो आप रोज देखते रहोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, और स्क्वायर रूट मैं बोलूंगा अप टू 50 तक आपको करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट 50 तक कर लोगे तो उसमें बहुत हेल्प मिलेगा, स्पीड हो जाएंगे आपके कैलकुलेशंस। आपको वहां पे 48 × 48 करना नहीं पड़ेगा, आपको पता होगा। 45 × 45 आपको पता होगा कि 2025 होता है, वो करना नहीं पड़ेगा। 31,961 आपको पता होगा, फट से कर लोगे। ठीक है, तो वो जो आप दूसरे कैंडिडेट से 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड बचाओगे, वही 2 सेकंड 3 सेकंड मिलकर लास्ट में 1 मिनट बनेगा, और वो 1 मिनट में वो कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, कोई 20 क्वेश्चन करेगा, और आप वो 1 मिनट बचेगा तो आप हो सकता है कुछ कर लो, आप 24-25 कर जाओगे। तो वही सेकंड सेकंड का डिफरेंस में ही सिलेक्शन होता है, रिजेक्शन होता है। ठीक है, तो ये सब चीज में आपको ध्यान देना है। क्यूब रूट्स आप 25 तक कर पाओ तो बहुत अच्छा है, इसमें भी हेल्प होता है। और अर्थमेटिक के बेसिक चैप्टर्स में बोलूंगा पहले करना है। ठीक है, जो जिसमें आता है एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, ये 3 चैप्टर को पहले सीखना है। उसके बाद आप बाकी चैप्टर तो करोगे ही, ये करना है। और क्योंकि ये 3 चैप्टर क्या है, डीआई का बेस है। अगर आपको एवरेज, परसेंटेज, रेशियो आता है तो आप डीआई जो बेसिक प्री लेवल का डीआई है, मेंस लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्री लेवल की डीआई है वो आप इजीली बना लोगे। ठीक है, और उसके बाद बेसिक डीआई चैप्टर्स करने का ट्राई करो, जैसे पाई, बार, टेबल हो गया, अदर्स हो गया, ये सब जितना भी हो गया, स्कैटर्ड हो गया, वार्म हो गया, ये सब, डबल पाई चार्ट, डबल बार, डबल टेबल। ठीक है, वो सब आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद जो रेस्ट अर्थमेटिक चैप्टर बच गया उसको आपको करना है, और एटलीस्ट जो मैंने चैप्टर मेंशन किया वो करो। अब जैसे मैंने खुद ने भी परम्यूटेशन, फिर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन, ये मैंने छोड़ दिया था। बट आपका अगर टाइम है, आप अगर उस चैप्टर में कॉन्फिडेंस हो तो आप कर सकते हो।
बट ये जो चैप्टर मैंने मेंशन किया ये आपको करना ही है। और ये जब आप चैप्टर करोगे, ऐसा नहीं कि आप खाली प्री लेवल का कर रहे हो। जैसे आप प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हो तो आपको मेंस लेवल का भी सीखना है शायद में, क्योंकि उसके बाद समय नहीं मिलेगा। एक बार प्री हो जाएगा फिर हार्डली एक मंथ मिलेगा, 1.5 मंथ मिलेगा, उसमें आप सीख नहीं सकते, उसमें आपको प्रैक्टिस ही करना है। तो जितना सीखना है आपको अभी ही सीखना है, ठीक है। तो जब प्रॉफिट एंड लॉस सीख रहे हो तो मेंस लेवल का भी आपको सीखना है। SICI सीख रहे हो तो मेंस लेवल का, ठीक है। प्री प्लस मेंस दोनों लेके चलना है। तो टाइम एंड वर्क TSD, ये जो चैप्टर मैंने मेंशन कर दिया है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये अगर आप कर ले तो इतना चैप्टर अगर आप क्वांट्स में कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है, आपको एक अच्छा मार्क्स आ जाएगा क्वांट्स में, प्री और मेंस दोनों में। और क्वांट्स के लिए जो मैं पर्सनल जो सोर्स में फॉलो किया, ओनली सोर्स में फॉलो किया, वो कैरियर डिफाइनर का चैनल है। ये छोड़ के मैं कहीं नहीं गया हूँ। अब बाकी और भी चैनल्स अगर आप फॉलो करते हो, जैसे हर्षल अग्रवाल सर है, फिर आशीष अरोड़ा सर भी स्टडीफाइड, अगर आप वहां से ही पढ़ते हो तो नो प्रॉब्लम, आपको जहां से अच्छा लगता है आप वहां से पढ़ो। बट अगर आप बिगिनर हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा चैनल फॉलो किया, तो आप एक बार चेकआउट कर सकते हो कौशिक मोहंती सर का चैनल कैरियर डिफाइनर। इन्होंने अर्थमेटिक प्लेलिस्ट, मेंस का प्लेलिस्ट, सबका अलग अलग से बना कर रखा है। प्रैक्टिस करना है अगर आपको तो स्पीड मैथ्स का प्लेलिस्ट, तो ये चैनल आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। तो ये था क्वांट्स को लेके स्ट्रेटेजी। अब आगे बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें पहले आपको जो इजी और स्कोरिंग टॉपिक्स है उसको आपको सीखना है। जैसे सिलॉक्स हो गया, डायरेक्शन डिस्टेंस हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फान्यूमेरिक सीरीज हो गया, ये सब का कंसेप्ट आपको सीखना है। कुछ लिमिटेड ही कंसेप्ट है ये सब चीज के। वो कंसेप्ट अगर आप एक बार सीख लोगे फिर आप क्वेश्चंस बनाते ही रहो, इजीली आप बनाते रहोगे, आपका प्रैक्टिस आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये सब सीख लेने के बाद पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको डाइव करना है, वो आपको सीखना है, ठीक है। और पजल्स को मैं बोलूंगा टाइप के हिसाब से सीखना, जैसे फ्लैट एंड फ्लोर हो गया, ठीक है। उसके बाद कोई दूसरा टाइप का हो गया, स्टैक अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। फिर डेजिग्नेशन वाला हो गया। तो टाइप कर सीखना और एक नोटबुक मेंटेन करना। अगर कोई शॉर्टकट या स्पेशल मेथड वहां पे टीचर्स आपको बता रहे हैं तो उसको आप नोट करना, ताकि जब आप पजल्स बनाओ तो वो आपको हेल्प करे, ठीक है। अब पजल्स को इतना सॉल्व करना, हाँ पहले आपके पास स्पीड नहीं आएगा, पहले आपको हो सकता है आपका एक पजल में ही 7-8 मिनट लग जाए प्री लेवल का ही। बट आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के साथ आप देखोगे कि 1.5-2 मिनट में ही पजल बन जा रहा है, ठीक है। तो उस लेवल तक आपको प्रैक्टिस ले जाना है, और प्रैक्टिस से ही रीजनिंग इंप्रूव होता है। रीजनिंग का आपको समझाने का ज्यादा कुछ है नहीं, रीजनिंग आपको खुद को ही करना है, खुद को करना है और समझना है, ठीक है, मेन चीज जो है। और क्रिटिकल रीजनिंग को भी इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा नहीं कि आप स्टेटमेंट आर्गुमेंट सब छोड़ दे रहे हो, क्योंकि मेंस में वो काम आएगा, ठीक है। तो क्रिटिकल रीजनिंग को भी साइड बाय साइड लेके चलना है। किसी एक दिन में ट्राई करना क्रिटिकल रीजनिंग करने का, संडे दे दिया या सैटरडे दे दिया, ठीक है, उस दिन आप लेके बैठ गए 1.5-2 घंटा खाली क्रिटिकल रीजनिंग का ही एक सेशन लगाया, तो क्रिटिकल रीजनिंग उससे हो जाता है। और क्रिटिकल रीजनिंग का जो जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको भी आप नोटबुक पे मतलब ये कर लिए, जैसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट है, ये कैसे बनता है, क्या देखना पड़ता है, ये आप लिख लिए नोटबुक पे। और क्रिटिकल रीजनिंग एक बार ही करना है, एक बार अगर आप सब टॉपिक कर लिए, नोट्स बना लिए, खत्म क्रिटिकल रीजनिंग। तो आप अभी इसको कर लो, तब मेंस के टाइम पे क्या होगा कि आप खाली प्रैक्टिस करोगे, आपको कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, सीखने का जितना काम है वो अभी खत्म कर देना है। और रीजनिंग के लिए मैं जितना सोर्स बोलूंगा वो एक बैंकर्स पॉइंट, जहां से मैंने सीखा था बेसिक्स ऑफ सिलॉग्स, डायरेक्शन डिस्टेंस, इनइक्वालिटीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब का। आप दूसरा चैनल भी अगर आपको अड्डा या दूसरा किसी को ही फॉलो करना है आप कर सकते हो। और मेंस लेवल के लिए आर्ट ऑफ रीजनिंग ये एक अच्छा चैनल है। अगर आप दूसरा किसी को फॉलो नहीं करते हो तो आप एक बार ये दोनों चैनल आप चेकआउट कर सकते हो, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इजी वे से समझाते हैं दोनों सर ही, ठीक है। अब अगर बात करें करंट अफेयर, जो आदमी छोड़ देते हैं, जो बच्चे स्टूडेंट स्किप करते, सोचते हैं यार प्री निकल जाए फिर देखेंगे, तो फिर वो देखा देखा वाला ही रह जाता है, ठीक है, वो होता नहीं है फिर उस हिसाब से। तो मैं इसीलिए बोलूंगा करंट अफेयर को छोड़ना नहीं है, करंट अफेयर्स को भी साथ में लेकर चलना है, क्योंकि हो सकता है करंट अफेयर्स आपका गेम चेंजर हो और वो सिलेक्शन और रिजेक्शन में भी खड़ा हो जाता है। क्योंकि इस बार का ही मैं हर बार का ही देखता हूँ, इस बार का ही मैं देखा हूँ बहुत ज्यादा कट ऑफ, जैसे आपको पता होगा 66.75 या 66.5 था जनरल का, और उसमें से बहुत जन के 90, 95, 100 आए, बट जे का सेक्शनल नहीं निकला, जो कि 1.75 या 1.5 था हार्डली, उतने मार्क्स भी नहीं आए जीए में, उसके कारण फाइनल सिलेक्शन रुक गया, ठीक है। इंटरव्यू का कॉल ही नहीं आया, मेंस क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूंगा सीए को छोड़ना नहीं है। सीए आप सोचोगे लास्ट में हो जाएगा, नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप 1.5 महीने में पढ़ोगे और एक बच्चा जो 4-5 महीने से पढ़ के आ रहा है, तो कौन ज्यादा अच्छा रिटेन करेगा चीजों को, वही जो 4-5 महीने से पढ़ रहा है, उसको ऑप्शंस के बीच में एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होगा,
वो इजीली मार्क करेगा। इसलिए बोलूँगा कि जीए को प्रिपेयर करो और एटलीस्ट 4 मंथ्स, जैसे आपका अक्टूबर में अभी मेंस होने वाला है तो आप एटलीस्ट जून से करना है, और बेस्ट होगा कि आप अप्रैल से या मई से करो। मई से 5 मंथ्स का अगर आप बैकअप बनाते हो रेगुलरली अच्छा है। और खुद के नोट्स बनाओ, मैं बोलूँगा वो काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि खुद का हैंड राइटिंग आप जितना पढ़ते हो तो ज़्यादा जल्दी रिटर्न होता है, रादर देन बड़े बड़े पीडीएफ और लंबे लंबे पीडीएफ में मार्क करके पढ़ने से। और एटलीस्ट 2 सोर्स फॉलो करना है, और स्पेशल फोकस फाइनेंस और बैंकिंग न्यूज़, आरबीआई का कुछ न्यूज़ ये सब आया तो इस पर फोकस करना है, ठीक है। और सोर्सेज मेरे जो थे वो एफएस क्लाउड का डेली पीडीएफ और प्रैक्टिस मॉक का वीकली पीडीएफ फ्री है उनके वेबसाइट पे। उनके वेबसाइट पे ही टेस्ट भी आते हैं, सॉरी, उनके वेबसाइट पे टेस्ट भी आते हैं। उस टेस्ट में भी आप चाहे तो कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो पढ़ के, ठीक है। और उसके बाद मैं बोलूँगा रिपीटर्स स्ट्रैटेजी, जिन्होंने अभी तक कोई प्री भी क्लियर नहीं किया है उनके लिए। तो उनके लिए ये है कि आप पहले साल के जितने प्रीवियस ईयर मॉक्स आप दिए हो उसको आप एक बार एनालिसिस करो, पिछले साल वाले, और फोकस करो ऑन द वीक चैप्टर्स जिसमें आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं आ रहा था, जो चैप्टर आपको नहीं आता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। और मेंस को भी साइड बाय साइड प्रिपेयर करो, क्योंकि आप प्री दे चुके हो तो आपको प्री का एक आदत है, आपको पता है किस पैटर्न में क्वेश्चन आता है, तो आप मेंस साइड बाय साइड करो। क्योंकि हो सकता है इस बार आपका पहले नहीं निकला होगा, इस बार आपका निकल जाए, बट मेंस के वैसे रह ना जाए। इस बार अगर निकले तो मेंस भी निकाल के, इंटरव्यू निकाल के आप पूरा सिलेक्शन लेके जाओ, ठीक है। तो मेंस भी साइड बाय साइड करना है। और एवरीडे ट्राई करो एक प्री का मॉक देने का, टू कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रेंथ हो, कि आपको लगे कि हाँ हो जाएगा इस बार, ठीक है। और वीक सब्जेक्ट्स के लिए बोलूँगा कि सेक्शनल मॉक्स दो, बी इट ऑफ एनी एग्जाम से मैटर नहीं करता है, बट ऑफिसर लेवल का देना, पीओ का, एसबीआई पीओ का, यूएस पीओ का, या इवन फॉर से आरआरबी पीओ का भी आप सेक्शनल मॉक्स ये सब लगा सकते हो। इंश्योरेंस सेक्टर का एओ का लेवल का एग्जाम वो भी आप दे सकते हो, ठीक है। और ये बोलूंगा कि देखो अभी आपका एक भी प्री नहीं निकला है, आप हो सकता है 1-2 साल से 3 साल से प्रिपेयर कर रहे हो, बट ये है कि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, बिलीव रखना है कि हाँ होगा, होगा, चीजें होंगी। ये अभी तक नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे भी नहीं होगा, आगे होगा, हो सकता है, ठीक है। मेरे को खुद को 4 साल लग गए तो होगा, क्यों नहीं होगा, कॉन्फिडेंस रखना है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंस रखो और अपने आप पे भरोसा रखो और प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। और ये बोलूंगा कि सेम प्रोसेस विल गिव द सेम रिजल्ट ओनली, ठीक है। अगर आप जो करते हुए आ रहे हो 2-3 साल से वही आप फिर से इस साल कर रहे हो तो आप डिफरेंट रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपको अपना प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, मेथड चेंज करना पड़ेगा। और आपको मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हो, आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स, आपका अपना स्ट्रेटेजी होगा। आप वहाँ पे ट्विक करो, खाली जहाँ जरूरत है थोड़ा सा चेंजेस की वो चेंजेस करो, ठीक है। और प्रॉपरली एनालिसिस करो और ट्राई करो कि क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने उनको एक डायरी मेंटेन करने का जिसमें आप एरर कर रहे हो और उसको सीखने का, तभी हो जाएगा, और क्या है, ठीक है। तो ये था जिन्होंने एक भी प्री नहीं क्लियर किया उनके लिए। अब बात करते हैं जो थोड़े से एक्सपर्ट हैं, प्रो हैं, जिन्होंने मेंस क्लियर कर दिया, इंटरव्यू दे रहे हैं और एटलीस्ट मेंस लिखे हैं, प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, मेंस लिखते हैं, मेंस नहीं होता ठीक है बट मेंस लिखते हैं। तो उनके लिए मैं पहला पॉइंट तो ये बोलूंगा कि अभी आप टोटली मेंस पे फोकस करो टिल जुलाई तक। आपको जरूरत नहीं है प्री का मॉक लगाने की, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्री आपका क्वालिफाई हो जाएगा। प्री अगर आप एक बार निकाल लेते हो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार प्री तो फोड़ दूंगा, ठीक है। तो आप अभी टोटली मेंस पे ही फोकस करो टिल जुलाई तक। और आफ्टर जुलाई में बोलूंगा कि डेली 2 या 3 जितने भी आपका हो सके आप मॉक लगाओ प्री के, ठीक है। उससे आपको कॉन्फिडेंस और स्पीड, आपको कॉन्फिडेंस और स्पीड ही चाहिए। एक दो मॉक में आप देख लोगे कि आपका 60, 65, 70 मार्क्स आ रहा है, आपको पता चल जाएगा हाँ भाई चलो प्री तो निकल गया, ठीक है। और ये बोलूंगा कि मेंस जब आप कर रहे हो तो आप देखो कि कौन सा टॉपिक में वीक हो, या फॉर जैसे प्री में भी अगर आपको कोई टॉपिक वीक है, नहीं आता है, तो आप उस पर काम करो, उस पर हो जाएगा। अगर आप काम करोगे और सही से करोगे तो अभी हो जाएगा, अभी टाइम है आपके पास, मेंस प्री टू मेंस के बीच में भी काफ़ी गैप है इस बार, तो हो जाएगा। और आपको लगभग आपका 90% प्रिपेयर, सिलेबस प्रिपेयर है, तो आप सबसे नज़दीक हो इस बार सिलेक्शन के। जो अगर 6 लाख 7 लाख बच्चे भर रहे हैं तो आप सबसे नज़दीक हो, आप वो टॉप 1000 में आने की प्रोबेबिलिटी में है कि आप इस बार सिलेक्शन ले जाओ, ठीक है। तो आप बस नज़दीक हो, आपको बस इस तरह से थोड़ा सा अपने आप को ब्रश करना है, थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, बस आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी मैं बोलूँगा अगर आपका सब
टॉपिक थोड़ा सा ठीक है, तो टाइपिंग भी थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए और एम करिए कि 18+ मार्क्स अगर आप डिस्क्रिप्टिव सेक्शन में ला पाएँ। और थोड़ा सा ऐसे वगैरह पे भी काम करिए, थोड़ा सा टॉपिक्स पे रिसर्च करिए, थोड़ा सा नोट्स बनाइए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स भी बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है स्कोर को मेंस में, कि वहाँ पे भी अगर आपका कोई एक सेक्शन खराब चल गया तो डिस्क्रिप्टिव आपको उसको मैनेज करके मार्क्स उठा देता है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव पे ही फोकस कर सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि हाँ डिस्क्रिप्टिव में मेरा मार्क्स थोड़ा सा कम था इस बार और यहाँ पे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आपको इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। और अभी अगर बात करें मॉक्स की, तो आप 2-3 प्लेटफॉर्म से मॉक दीजिए, क्योंकि आपको तो पता ही होगा आप एक्सपर्ट है, बट फिर भी 2-3 प्लेटफॉर्म आप प्रिफर करिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो आपको कुछ भी न्यू नहीं लगना चाहिए इस बार एग्जाम में, आपको सब यूज टू लगना चाहिए। और थोड़ा सा अपने जो आपने मिस्टेक्स किए हो प्रीवियस ईयर, अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस करने में या क्वेश्चन अटेम्प्टिंग में आपने पहले, मतलब मेंस की बात करें स्पेसिफिकली, तो आप हो सकता है आप पहले पहले मतलब जो भी था वो मिस्टेक्स ना हो। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन हो सकता है आप पहले अटेम्प्ट कर गए हो, तो इस बार आपको वो नहीं करना है। 1 मार्कर को आपको पहले करना है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेना है। 1 मार्कर को करके जब आप कॉन्फिडेंस ले लोगे तब आप 2 मार्कर में जंप करोगे, तो हो सकता है वो 2 मार्कर जो पहले नहीं बन रहा था वो हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस के कारण बन जाए। तो ये बोलूँगा कि थोड़ा सा आप स्ट्रेटजी पे अपना काम करो। अगर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी आपको थोड़ा सा ना पता हो तो वो सब देखोगे कैसे मेंस का पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो 1 मार्कर पे पहले ध्यान दो, उसके बाद 2 मार्कर पे जाओ। सिमिलरली फॉर क्वांट्स रीजनिंग, और उसमें आपको देख लेना है कि आप कौन से वीक हो, तो आपको बस आप तो नज़दीक ही हो, ठीक है। अब मॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो बिगिनर्स को मैं बोलूँगा कि अभी आप टॉपिक वाइज टेस्ट और सेक्शनल मॉक्स पे ही फोकस करो। 15 जुलाई तक सीखो, जो टॉपिक सीख गया सिलॉक्स सीख गया तो सिलॉक्स तो टॉपिक वाइज लगा लिया। फिर रीजनिंग का लगभग अगर 80% 75% सिलेबस कंप्लीट हो गया तो फिर आप सेक्शनल लगाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई के बाद आप फुल लेवल के प्री मॉक्स लगाओ। और अगर आपका प्री लेवल थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, 80-85% आप टच कर जा रहे हो, तो ट्राई करो एक मेंस का सेक्शनल का मॉक भी लगाने को। फुल लेंथ नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शनल मॉक लगाने, किसी का कभी रीजनिंग का लगा लिया या अकाउंट्स का लगा लिया। एवरी संडे आप ट्राई करो, ठीक है। और मॉक्स जो मैं प्रिफर करता हूँ और जो मैं आपको प्रिफर करने को बोलूंगा वो टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक, ऑलीबोर्ड और गाइडली। इसको छोड़ के भी बहुत जन दूसरे दूसरे देते हैं, स्मार्ट कीड़ा वगैरह, बट पर्सनली मैं वो सब प्रिफर नहीं करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूंगा। बट अगर आप देना चाहो तो आपकी चॉइस है। बट पर्सनली मेरे पास जो था वो टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक और गाइडली था। ऑलीबोर्ड थोड़ा सा कॉस्टली साइड पे है, बट उनके मॉक्स की क्वालिटीज अच्छे हैं, अगर आप चाहो तो वो भी दे सकते हो। अदरवाइज टेक्स्ट बुक, प्रैक्टिस मॉक या प्रैक्टिस मॉक गाइडली, टेक्स्ट बुक गाइडली, इनका दो का किसी का आप कॉम्बो बना सकते हो, ठीक है। और जो एक्सपर्ट्स हैं जो मतलब मेंस वगैरह दे रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि अभी आप मेंस के फुल लेंथ मॉक्स लगाओ। दो एवरी वीक आप दो तो मिनिमम लगाओ मेंस के, और उनके एनालिसिस करो टिल जुलाई, ठीक है। जुलाई पूरा करो, खाली मेंस ही मॉक दो, सेक्शनल फुल लेंथ ऐसा दो, ताकि आपको मेंस का एक टच फील हो जाए, मेंस में आप कॉन्फिडेंस रहो। प्री निकले तो आप बस मेंस में खाली मॉक लगाओ उसके बाद, ठीक है। आफ्टर एनालिसिस, जब एनालिसिस हो जाए तो उसको आपको वीक सब्जेक्ट्स को खोजना है। दिस इज फॉर बिगिनर्स एज वेल एज एक्सपर्ट्स। आपको वीक सब्जेक्ट्स को खोजना है जिसमें आप कम स्कोर कर रहे हो। सपोज इंग्लिश में आपका स्कोर नहीं आ रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा है, कौन से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा है, तो उसको आप वीडियो देखो। रीजनिंग में नहीं बन रहा है तो पजल क्यों नहीं बन रहा है, कौन से स्पेसिफिक टाइप के पजल नहीं बन रहे हैं, तो वो पजल को आप प्रैक्टिस करो। वो पजल का ही मान लो डिजिग्नेशन बेस्ड पजल आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है, तो डिजिग्नेशन बेस्ड पजल आप सर्च करो, गूगल पे आप सर्च करो ना, डिजिग्नेशन वाइज पजल फॉर आईबीपीएस पीओ, ऐसा करके पीडीएफ सर्च करो। देखो आपके पास फ्री पीडीएफ कितना आ जाएगा, बहुत सारा साइट है, उसमें आप कंटिन्यूस लगाओ भाई, कैसे नहीं बनेगा। 50 पजल, 30 पजल, 40 पजल आप लगाओ डिजिग्नेशन बेस्ड, देखो आपका स्पीड भी आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, दोनों आएगा, ठीक है। तो इसे काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर देखना पड़ेगा कौन सा वीक है, उसके ऊपर काम करो। वीक के ऊपर काम कर लिए, वीक बन गया स्ट्रेंथ, फिर ऑटोमेटिकली मार्क्स आएगा, कैसे नहीं मार्क्स आएगा, ठीक है। और ये बोलूंगा कि अगर आप प्री बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं देना है, अगर आपके 80-85 परसेंटाइल टच हो गए हैं, 90 परसेंटाइल आ रहा है, 80-85% स्कोर नहीं देखना है, परसेंटाइल देखना है, ठीक है। परसेंटाइल अगर आपके 85+, 80+ बन रहे हैं, तो आप मान के चलो आपको प्री तो 99.9% चांस ही क्लियर हो जाएगा। 1.1% अगर आप कुछ उस दिन खराब कर देते हो तो अदरवाइज फुल चांस है कि आपका प्री क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर हो रहा है तो आप डायरेक्टली मेंस के प्रिपरेशन पे जंप कर जाओ, प्री में ज़्यादा उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, ठीक है। तो ये था एक डिटेल स्ट्रैटेजी और रोड मैप जो मैं पर्सनल कैंडिडेट, जब मैं था कैंडिडेट के हिसाब से ही बता रहा हूँ।
और ये इसको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेगा। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा और मेरा ये प्रैक्टिकल रोड मैप जो आप लोगों को बताया एक स्टूडेंट की तरह से, ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, और कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट करना और पॉजिटिव चीज़ें कमेंट करना, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब कर देना, और फ्यूचर में मैं और भी आपके सामने वीडियो लाऊंगा IUPS PO के रिलेटेड, और जिससे आपको मोटिवेशन मिले और आप इसको प्रिपेयर करते रहो। और कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट करना, ठीक है। बाय बाय गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।